रहस्यमय और सच्ची कहानियाँ सुनाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इस कहानी में जो वारदात होती है वो तो महत्वपूर्ण है ही। उस वारदात की जगह से एक सबूत मिलता है और कैसे ये जो सबूत मिलता है, पहले पुलिस इसकी अनदेखी करती है, फिर इसके आधार पर गिरफ्तारियां होती हैं और कैसे इसी सबूत के आधार पर ये केस कमज़ोर भी पड़ जाता है। इस बात के लिए आप इस कहानी को याद रख सकते हैं। ये किस्सा है 2010 का। 2010 का जून महीना, और इस महीने में कोलकाता से मुंबई आते हैं 25 साल के दीपन असित बैनर्जी। इनकी नई नई नौकरी लगी है और ये मुंबई आकर एक किराए पर फ्लैट लेते हैं और उसमें रहने लगते हैं। जून का महीना बीतता है, जुलाई का महीना बीतता है, लेकिन अगस्त में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद हर कोई हैरान रह जाएगा। 10 अगस्त 2010 की बात है। शाम को 7 बजे दीपन असित बैनर्जी अपने घर आ चुके थे दफ्तर का काम ख़त्म करके, और 7 बजे इनकी बहन का फ़ोन आता है। फ़ोन उठाकर ये कहते हैं कि मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, मैं 7:30 तक फ़ोन करता हूँ। तो बहन कहती है कोई बात नहीं, 7:30 फ़ोन कर लेंगे। अब 7:30 बज जाते हैं और फ़ोन नहीं आता। थोड़ा इंतज़ार करके फिर फ़ोन करती है, तो इस बार फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ आता है। अब ये बात बड़ी हैरानी की है, 7 बजे बात हुई, 7:30 बजे फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। बहन ने सोचा हो सकता है शायद बैटरी ऑफ हो गई हो, बैटरी ख़त्म हो गई हो, कोई बात नहीं, चलो रात के खाने तक इंतज़ार कर लेते हैं। अब रात का 10:30 बजता है कोलकाता में। तो फिर होता है कि भाई 3 घंटे पहले फ़ोन किया था, ऑफ़ आ रहा था, चलो अब करके देख लेते हैं। फ़ोन अभी भी ऑफ़ आता है। अब थोड़ी सी घर वालों की चिंता बढ़ती है। लड़का नया नया गया है जून में मुंबई, अभी अगस्त का ही महीना आया है। फिर सुबह हो जाती है। अच्छा, इस बीच देर रात तक वो उनके कुछ दोस्तों को भी फ़ोन करते हैं और उनको बताते हैं कि फ़ोन नहीं लग रहा है, जो ऑफिस में काम करने वाले कलीग्स थे। फिर सुबह हो जाती है, सुबह भी फ़ोन नहीं लगता। अब 11 बजे के आसपास वो जो घर वाले हैं दीपन असित बैनर्जी के, वो उन सभी लोगों को फ़ोन करना शुरू करते हैं जो उनके साथ काम करते थे, और उनसे कहते हैं कि देखिए कल रात से, इनफैक्ट शाम से 7:30 बजे से और अभी तक फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, फ़ोन रिवर्ट नहीं किया है। अच्छा, ऑफिस में पता कर रहे हैं तो वो ऑफिस नहीं पहुँचे हैं। अब वो उनके जो घर वाले हैं वो सारे कलीग से कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये नया नया गया है वहाँ पर, हमारे कोई ज़्यादा जानने वाले हैं नहीं, आप एक बार घर पे जाकर देखो कि क्या मामला है। आप कह रहे हो ऑफिस भी नहीं आया है, शाम से फ़ोन भी ऑफ है। अब उनका एक कलीग जो है अगले दिन शाम को 11 अगस्त को उसके घर जाता है। अब घर का दरवाज़ा, फ्लैट है, अंदर से बंद है, कोई आवाज़ नहीं, कॉल बेल बजाओ कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर उस कलीग को ये पता था कि ये जो फ्लैट लिया गया ये किस प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू लिया गया है। वो उस प्रॉपर्टी डीलर के पास पहुंचता है, कहता है देखो दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, कल शाम से फ़ोन स्विच ऑफ है, आज ऑफिस भी नहीं आया, कुछ गड़बड़ ना हो गई हो, तुम्हें इसकी दूसरी चाबी अरेंज करो। तो ये जो प्रॉपर्टी डीलर है ये ओनर को इन्फॉर्म करता है। तो ओनर कहता है पुलिस को इन्फॉर्म करो। तो पुलिस, ओनर, प्रॉपर्टी डीलर और वो जो कलीग है उसकी उपस्थिति में उस दरवाज़े को खोला जाता है। दरवाज़ा खोलते हैं तो लिविंग रूम तो खाली है। फिर और आगे बढ़ती है पुलिस, तो बाथरूम में जब जाते हैं तो पता चलता है कि भाई यहाँ पर खून से लथपथ दीपन असित बैनर्जी की लाश पड़ी है। तुरंत इन्फॉर्म किया जाता है उनके घर वालों को। घर वालों की हालत ख़राब हो जाती है, सब के सब दौड़कर मुंबई आते हैं। अच्छा, इधर जो वारदात जहाँ पर हुई है यहाँ पर कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिल रहा है। पुलिस भी परेशान, अकेला लड़का रहता था, कोई ऐसे आने जाने के फोर्सफुली एंट्री हुई हो ऐसे कोई निशान नहीं थे। लेकिन 2 चीज़ें वहाँ पर दिखती हैं। एक तो वहाँ 2 विस्की की बॉटल्स मिलती हैं। अब ये जो ब्रांड है ये बहुत सस्ता वाला ब्रांड है, ये बहुत अच्छी नौकरी में था, तो एक ध्यान ये भी गया कि इतनी अच्छी नौकरी में रहने वाला व्यक्ति इतनी सस्ती वाली शराब तो नहीं पिएगा। खैर उस सैंपल को इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर बाथरूम के अंदर जहाँ पर शव पड़ा था वहाँ पर एक नई शर्ट खून से भीगी हुई ज़मीन पर पड़ी है। अब समझ में ये नहीं आता कि शर्ट है किसकी। क्या ये दीपन की शर्ट है जिसमें उस पर प्रहार हुआ, फिर उसके कपड़े बदले गए हैं, लेकिन उसने अभी भी जो शर्ट पहनी हुई थी वो भी खून से लथपथ थी।
पुलिस को समझ में नहीं आता, एक बात अजीब सी लगती है कि बिल्कुल नई शर्ट है, खून से सनी है और ज़मीन पर रखी है, किसकी है। खैर, इम्पॉर्टेंट सबूत तो था ही, उसको ले आते हैं। इधर पोस्टमार्टम होता है तो पहली बात तो ये पता चलती है कि उसने शराब नहीं पी थी, यानी जो शराब की खाली बोतल मिली हैं जो कि सस्ते वाले ब्रांड की हैं वो ज़रूर कातिल को बिलोंग करती हैं। अब ऐसा पुलिस को लगने लगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि 16 बार चाकू से वार किया है, क्या लूटपाट के इरादे से था मामला, ये सब चीज़ें चेक हो रही थी, घर वालों से पूछा जा रहा था। अच्छा, इस बीच घर वालों से एक और सवाल पूछा जाता है कि भाई ये जो शर्ट है ये क्या उसकी है। तो घर वाले कहते हैं कि भाई हो सकता है कोई नई शर्ट ले ली हो, लेकिन वो हमेशा ब्रांडेड शर्ट पहनता था। अब ब्रांडेड जैसे ही वो कहते हैं तो नज़र जाती है उस लेबल पर जो कि कॉलर के पीछे लगा होता है, जिस ब्रांड का होता है। वहाँ पुलिस ये देखती है कि यहाँ पर तो एक किसी टेलर का नाम लिखा है, स्टार स्ट्राइक टेलर कोई है। तो उसको पूछते कि क्या ये टेलर से कपड़े सिलवाता था क्या। तो कहा नहीं, कभी भी नहीं सिलवाए, तो हमेशा रेडीमेड पहनता था, ब्रांडेड पहनता था। अब यहाँ से पुलिस को थोड़ा शक होता है। फिर स्टार स्ट्राइक जो टेलर है उसका ब्रांड लगा हुआ है, लोगो लगा है, नीचे एक नंबर है, नंबर पे फ़ोन किया जाता है, उसकी शॉप का पता लगता है। पुलिस उस शर्ट को लेकर पहुँच जाती है और फिर वो वहाँ पर पूछताछ करती है कि भाई ये शर्ट को पहचानो। तो टेलर अपनी सारी रसीद बुक खोल कर देखता है, कहता है हमारे यहाँ की बनी शर्ट है, बिल्कुल नई शर्ट है, कुछ हफ्ते ही पुरानी है। और फिर वो एक लड़के का पता बताता है कि ये फ़लाँ फ़लाँ लड़के ने हमारे शॉप से बनवाई है। पुलिस उस लड़के के पास पहुंचती है। वो लड़का ये कहता है कि शर्ट तो मेरी है, मैंने ही सिलवाई थी और उसी टेलर से सिलवाई थी, आप सही कह रहे हो, लेकिन ये शर्ट मैंने 2-3 दिन पहले बंडल नाम के एक लड़के को दी थी। अब ये बंडल कौन है। अब बंडल तक पुलिस पहुंचती है। बंडल के बाद पूरा मामला ये होता है कि बंडल के बारे में पता करो कौन है। तो बंडल के बारे में पता ये लगता है कि बंडल जो है वो डिलीवरी बॉय था और उस इलाके में टिफ़िन डिलीवरी वगैरह करता था, खाने वाने के ऑर्डर होते थे वो डिलीवर किया करता था। क्योंकि उस वक्त की बात है जब इंडिया में ज़ोमैटो और स्विगी और ये ऑनलाइन डिलीवरी नहीं थी इस तरह की, 2010 की बात कर रहा हूँ। अब वहाँ से राज ये खुलता है कि ये बंडल के पास शर्ट थी, यानी बंडल अंदर गया था, तो क्या बंडल ने खून किया। होते होते इस पूरे मामले में 3-4 लोग जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। एक तो विनोद विष्णु बंडल जो कि 23 साल का लड़का था, संतोष राउत जो कि 30 साल का था, और इस पूरे मामले में एक सूरज गौरव नाम का भी लड़का पकड़ा जाता है, वो भी 23 साल का। और सूरज गौरव जो था, इसके ही भाई ने वो शर्ट सिलवाई थी जो बंडल को दी गई थी, और सूरज गौरव ही बता देता है कि हाँ हम लोगों ने किया, वही इन सब लोगों के नाम लेता है। इसमें एक 18 साल से कम उम्र का भी लड़का था जिस पर अलग से मामला चला था जुवेनाइल कोर्ट में। अब पूरा मामला जब चलता है तो ये होता है कि भाई कैसे हुआ ये सब। तो कहानी ये निकल कर सामने आती है कि ये जो बंडल था ये उसके घर खाना डिलीवर करने जाता था और ये देखता था कि भाई ये दीपन एसएच बनर्जी बड़े शान से रहता है, बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत सारे गैजेट्स हैं, महंगी महंगी घड़ियां हैं, महंगे फ़ोन हैं, महंगा लैपटॉप है, हर चीज़ बहुत अच्छी है। और ये उसके घर अक्सर जाया करता था। दोनों में हल्की सी दोस्ती हो गई, हम उम्र थे, आपस में कभी कभी बात कर लेते थे, भैया कहाँ के रहने वाले हो, क्या काम करते हो, कितनी सैलरी मिलती है, बड़ी अच्छी घड़ी है, बड़ा अच्छा फ़ोन है, बड़ा अच्छा लैपटॉप है, ऐसी तमाम बातें होने लगी। धीरे धीरे होने ये लगा कि वो उसके घर के अंदर तक भी आने लगा। खाना डिलीवर करने आया तो थोड़ी देर खड़े होकर बात भी करने लगा। धीरे धीरे उसको ये अंदाज़ा हो गया कि ये लड़का रहता है अकेला, मुंबई में है नया, और इसको कोई ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, और इसके पास हैं बहुत सारी महंगी महंगी चीज़ें, मतलब इसके पास खूब सारा पैसा होगा। ऐसी इमेज उस बंडल को, विनोद विष्णु बंडल को हो गई थी। अब उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाया कि भैया अगर हाथ मारना है, क्योंकि देखिए उसकी नीयत ख़राब थी कि अगर हाथ मारना है तो मेरे पास एक ऐसा है, अकेला रहता है, उसके यहाँ तो कुछ पता भी नहीं चलेगा, घुसेंगे, सारा माल लूट लेंगे, मार के भाग आएंगे। और ऐसा ही करते हैं। असल में वो जो फ़ोन आया था दीपन एसएच बनर्जी की बहन का 7 बजे, ये वो वक्त था जब वो खाना लेकर आया था और उसके पीछे 3 और खड़े हुए थे। तो इसको देखकर ही दीपन एसएच बनर्जी ने कहा कि भाई मैं खाना खा लूँ, सिस्टर को आधे घंटे बाद फ़ोन कर दूँगा।
अब उसे ये नहीं पता था कि ये जो बात हो रही है आखिरी बार हो रही है। जैसे ही उसने फ़ोन रखा, उसने उसने खाना दिया और उसके साथ पीछे से 3 लोग और ज़बरदस्ती घर में घुस आए, इसको खूब मारा, उसके बाद इसको चाकू से वार किए इस पे। ये वहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब ये जो बंडल नाम का लड़का था, ये वही शर्ट पहना हुआ था और ये वो सही कह रहा था, सूरज गौरव का भाई जो था, ये मुझसे शर्ट मांग के ले गया था। ये उसी शर्ट में जाकर इस सारी वारदात को अंजाम देता है। फिर क्योंकि इसकी शर्ट पर खून लग जाता है, ये उस शर्ट को वहीं छोड़ देता है और दीपन की ही एक शर्ट, साफ़ सुथरी शर्ट पहनकर ये लोग बाहर निकल जाते हैं। और फिर जो आगे हुआ आपको पता ही है कि बहन का फ़ोन नहीं उठा, अगले दिन कलीग ने देखा, जाकर दरवाज़ा तोड़ा तो ये सब पता चला। अच्छा, ये पूरा केस जो चला तो निचली अदालत ने 6 फरवरी 2018 को एक फ़ैसला सुनाया और इन सबको उम्र कैद दे दी। अब इस फैसले को हाई कोर्ट में इन्होंने चैलेंज किया, तो हाई कोर्ट में इसी शर्ट के आधार पर केस थोड़ा सा पलट गया। हाई कोर्ट में ये जो सूरज गौरव का भाई था, जिसने कहा था कि ये शर्ट मेरी है और मैंने बंडल को दी थी, ये हाई कोर्ट में जाकर ये पलट जाता है और ये कहता है कि ये शर्ट मैंने बंडल को दी थी, ऐसा मुझसे पुलिस ने कहा था कह दो, तो मैंने कह दिया। अब अदालत भी इसको मान लेती है। अदालत कहती है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि सूरज गौरव के भाई ने ये शर्ट बंडल को दी थी। ऐसे में बंडल को जमानत मिल जाती है, जबकि उसका मुख्य रोल था अभी तक, क्योंकि वही डिलीवरी बॉय था। लेकिन क्योंकि कोई साक्ष्य नहीं मिलता है इस बात को साबित करता हुआ कि ऐसी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग तो थी नहीं, ऐसा कुछ था तो नहीं लिखित में कि हाँ उसने उसको शर्ट हैंडओवर की और वो पहन कर गया, तो सूरज गौरव का जो भाई है वो जब पलटता है तो इधर बंडल को मिल जाती है ज़मानत। ऐसा कहते हैं, अभी तक वो ज़मानत पर है। आगे डिटेल मुझे ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन फ़िलहाल इतना ही हुआ है और केस उससे आगे नहीं बढ़ा है। तो कुल मिलाकर एक ऐसा सबूत जो मौका वारदात पर मिला, जिसे पहले पुलिस ने पहले अनदेखा किया, फिर उसी ने पूरा केस सुलझाया और फिर यही शर्ट जो थी वो एक मुख्य आरोपी के ज़मानत मिलने का कारण भी बन गई। तो ऐसा है पूरा सिस्टम। इस कहानी में ज़ाहिर है बहुत सारी बातें हैं जो हमें शिक्षा मिलती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो यह है कि अनजान लोगों से दोस्ती ना करें, अनजान लोगों को अपने घर में ना बुलाएं, अनजान लोगों को अपनी चीज़ें ना बताएं कि सैलरी बहुत है, कि फ़ोन है महंगा या घड़ी है, जो भी है। आपको नहीं मालूम किसके मन में क्या चल रहा है। और ख़ासकर अगर आप उस शहर में अकेले हैं और वो शहर अगर मुंबई है, यहाँ तो पड़ोसी का नाम नहीं जानता, तो ऐसे में बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। दीपन से शायद यही गलती हो गई कि उसने गलत शख्स से दोस्ती जैसी कर ली और उसे लगा कि ये ठीक है, मतलब लड़का खाना डिलीवर करने आता है, क्या करेगा। उसे नहीं पता था कि उसके दिल में ख़तरनाक मंसूबे पल रहे हैं। खैर, जिन लोगों ने ये किया अब वो तो भुगतेंगे ही सलाखों के पीछे। और दीपन असद बनर्जी का जो परिवार है वो अब एक ऐसी स्थिति में है कि हाँ, वो अपने लाडले को खो चुका है। 25 साल का यंग लड़का, ब्राइट, जिसके बहुत सारा बड़ा फ्यूचर था। कौन से उसके पास ऐसे इतने मोबाइल थे, कि घड़ियाँ थी, कि लैपटॉप थे, कि उसकी वजह से उसका जीवन ही चला गया। एक शहर में आया था सपनों की नगरी में सपने पूरे करने, और उसके जीवन का सपना हमेशा के लिए अधूरा रह गया। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको शिक्षाप्रद लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। आप लोगों को इस कहानी से और क्या क्या शिक्षा मिलती है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।